हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का जो आपके सब्जेक्टिव पेपर में एग्जाम होने वाले हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, उसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से बताया हूं। अगर अपने से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 1 देखना है, जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स को आप लोगों को पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप सभी को यह बात को बिल्कुल तय कर लेना है कि अगर आप लोग इंग्लिश कोर का एग्जाम देकर लौटे हैं तो आप लोगों का अंदाजा लग चुका है कि जैकबोर्ड की औकात क्या है। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न फुल एंड फाइनल आप लोगों को चेंज कर दिया है। उसी के रिगार्डिंग मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, याद रखिएगा मेरे भाई, आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग में के माध्यम से जो मैं आपको बताने वाला हूं, हैशटैग नंबर 2, याद रखिएगा कि आप लोगों को रट्टा लगाने का आप समय नहीं है और ना ही क्वेश्चन को आप याद करने का समय है आपके पास। लेकिन अगर मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊं, अगर आप समझ जाएं तो समझ कर आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को और रोटेट करते हैं मेरे भाई। याद रखिएगा हैशटैग नंबर 1 और हैशटैग नंबर 2 अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। उसके बाद मैं आप लोगों का हैशटैग नंबर 3 भी बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो 5 मार्क्स का पत्र लेखन से आने वाला है, 5 मार्क्स का जो आपका निबंध लेखन से आने वाला है, तो ये सब को बिल्कुल आप लोगों को छोड़ना नहीं। पत्र लेखन का महातांडव क्लास में एक चोरी दे चुका हूं, 7 पत्र बताया हूं, 7 पत्र बताया हूं। उम्मीद है कि इसमें फॉर्मेटिंग, उसका स्ट्रक्चर वे किस तरह से लिखना, सारा चीज इसमें मैं बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं, एक बार जाके देख सकते हैं। बाकी निबंध का क्लास अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं, निबंध का क्लास भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए सर देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है सर हमारे पास कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद क्यों नहीं सुना सका। अगर बड़ी बहुरिया की स्टोरी अगर पता होगा तो आप इजीली से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर स्टोरी नहीं पता तो समझिए, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उस समय आपको क्या करना है, सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो के फिर स्किप करेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग हल्ला हल्ला करने शुरू कर देंगे। आप लोग जिस तरह से इंग्लिश का पेपर हुआ है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा। जब बड़ी बहुरिया का दुख भोग रहे थे, कहां पे, बड़ी बहुरिया जब ससुराल में काफी ज्यादा दुख भोग रहे थे, भतवा सा खा रहे थे, सब छोड़कर वहां से चले गए थे, तो उस समय उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। किसका? बड़ी बहुरिया का। और हरगोबिंद को बोला क्या कि जाइए मेरे मायके और मेरे संवाद, मेरे दुख दर्द को सुना दीजिएगा। समझिए क्या हुआ। बड़ी बहुरिया का संवाद क्यों नहीं सुना सका? कौन? हरगोबिंद। बड़ी बहुरिया के मायके के गांव पहुंचते ही हरगोबिंद के मन में उथल पुथल मच गई। जब बड़ी बहुरिया के अंदर में बहुत सारी दुख आई तो हरगोबिंद को सुनाया और हरगोबिंद को कह रहे थे बड़ी बहुरिया कि जाए मेरे मायके और सुना दीजिए मेरे क्या क्या अंदर में क्या क्या दर्द है, किस तरह से मैं घुट घुट के यहाँ पे जी रही हूं। और कहते थे कि मैं वहां जाके जूठा खा लूंगा अपने मायके में, लेकिन मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करता हूं। ठीक उसी तरह से जब उनको बात बता दिया गया है हरगोबिंद को, तो हरगोबिंद रास्ते में जा रहे थे बड़ी बहुरिया के संदेश पहुंचाना उसके मायके। बड़ी बहुरिया के मायके के गांव पहुंचते ही हरगोबिंद के मन में उथल पुथल मच गई। क्यों मचा? समझेगा। वह सोचने लगा कि यदि उसे बड़ी बहुरिया का संवाद सुना दिया, अगर वह सोचने लगा अगर मैं बड़ी बहुरिया की संवाद को उसके मायके में अगर सुना दिया तो वह गांव छोड़कर चली जाएगी। अगर मैं सुना दिया तो माँ बाप का दर्द जो दिल होता है बिल्कुल एकदम नमनी सा होता है अपने बेटे के प्रति, अपने बेटी के प्रति। तो हरगोबिंद सोचने लगा कि नहीं भाई, मैं अगर सुनाऊंगा तो यह गांव छोड़कर चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे गांव के लोग, हमारे वहां के गांव, इसके मायके के लोग हमारे गांव को कितना निंदा करेंगे कि देखिए ना, एक लक्ष्मी जैसा लड़की को लक्ष्मी माना जाता है कि लक्ष्मी को इनके गांव पे रख नहीं पाया है, शर्मिंदा की बात है, समझिएगा। उसके बाद बोला कि तो वह गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी भी गांव लौटकर नहीं आएगी। गांव की लक्ष्मी का इस तरह चला जाना क्या उचित होगा? और वह सोचने लगा हरगोबिंद, क्या गांव का लक्ष्मी को इस तरह से चले जाना उचित होगा? नहीं होगा। क्या लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे नहीं? और क्या हमारे गांव के नाम पर लोग थूकेंगे नहीं कि एक लक्ष्मी जैसे औरत को आप पाल पोष नहीं पाए? उसका गांव कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है, और उसका गांव कैसा है? वो सोचने लगा रास्ते में कि मेरा ही गांव की बदनामी होगी। वह कैसा गांव है कि एक लक्ष्मी जैसा औरत को नहीं रख पाई है और उस तरह से औरत को, बड़ी बहुरिया को दुख भोगना पड़ रहा है। अपने इसी आंतरिक क्रंदन उसने संवाद न सुनने का संकल्प लिया और इसी को सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं संवाद नहीं सुनाना चाहता हूं।
सुनाऊंगा तो हमारे ही गांव की निंदा होगी, और निंदा ऐसी होगी कि इस गांव पे एक औरत को संभाला नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरे बात को? यह है सर इसका आंसर, जो आपके पेपर में लगभग 3 मार्क्स का आपके पेपर में पूछी जाएगी। देखिए जैकपॉट है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। हो सकता है कि आपका लेटर सेक्शन को 3 मार्क्स कर दिया जाए और आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसको 5 मार्क्स कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, जैकपॉट है पागल की तरह। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही तरीके से कर लीजिएगा। बड़ी बोहरिया से क्वेश्चन आएगी आएगी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पसवा की प्रसिद्ध का कारण क्या था? पसवा जो है प्रसिद्ध क्यों हुआ था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था, और लेखक जो है पसवा क्यों जाना चाहता था? पसवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। पसवा क्या है? एक प्रकार का बड़ा जैन तीर्थ है। वह प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनियों का एक बड़ा मेला लगता है। प्राचीन काल से ही, अभी नहीं, प्राचीन काल से ही वहां पे, कहां पे? पसवा में जो प्रतिवर्ष जैनियों का एक बहुत बड़ा मेला लगता था, वहां जाना चाहता था कौन? लेखक। जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं, और जिसमें दूर इस पसवा के मेले में हजारों व्यक्ति दूर दूर से आकर इसमें एकजुट होते हैं, सम्मिलित होते हैं, कलेक्टिव होती है। पॉइंट 2, यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी एवं जिसकी गुफा में बौद्ध देव व्यायाम करते थे। ठीक है, व्यायाम करते थे। वहां एक विषधर सांप भी रहता था। और कहा जाता है, इसी टॉपिक में कहा जाता है क्या, कि यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी। इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। वहां एक विषधर, विष वाले सांप भी था। क्या था? विषधर वाले सांप भी था। कहां पे? जैन अर्थ में। कहां? जैन तीर्थार्थ में। यह था सर पसवा का प्रसिद्ध होने का कारण, जो लेखक वहां जाना चाहता था। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। क्वेश्चन है कि लोमड़ी स्वच्छता से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? लोमड़ी रोजगार पाने के लालच में स्वच्छता से जा रही थी। लोमड़ी को रोजगार नहीं मिल रहा था, जिस कारण से वो सोचा कि नहीं, शेर के मुंह पे ही मैं जाऊं तो मुझे रोजगार मिल जाएगी। शेर के मुंह में जो भी व्यक्ति जाते थे वो वापस लौट कर नहीं आते थे। काफी लोगों ने उनको लोमड़ी को समझाया। देखिए वहां पे जो भी व्यक्ति जाते हैं वहां पे कोई लौट कर नहीं आता है। लोमड़ी ने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि वापस नहीं आता है तो उसको खा नहीं जाता होगा, हो सकता है कि उसको कुछ वहां पे जाके महल मिल गया होगा जो यहां से आराम होगी। लोगों ने काफी ज्यादा समझाया बुझाया लोमड़ी को, लेकिन लोमड़ी माना नहीं। लोमड़ी एक्चुअली चलते चला गया शेर के मुंह पे। वही कह रहा है कि लोमड़ी रोजगार पाने के लालच में स्वच्छता से जा रही थी, क्योंकि शेर ने यह प्रचार कर रखा था कि उसके मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। शेर ने कहा दिया, पूरे प्रचार कर दिया, खुलेआम अनाउंस कर दिया कि हमारे मुंह के अंदर ही रोजगार का दफ्तर है। लोमड़ी का कहना था कि शेर के मुंह में समाकर वह रोजगार के दफ्तर में आवेदन पत्र देगी। हम लोग बोलते हैं कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी आएगा तो हम लोग भरेंगे, तो इसी तरह से लोमड़ी सोचा था कि मुंह में समाकर, मुंह के अंदर में जाकर वो रोजगार के दफ्तर का आवेदन पत्र देंगे और उससे रोजगार मिल जाएगा। और उससे क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगी। इसलिए वह स्वच्छता से शेर के मुंह में चली जा रही थी। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा या तो 2 मार्क्स का, इसका कोई निर्धारण नहीं। समझ में आ रहा होगा तो अगला क्वेश्चन पे मूव करें। विस्थापन से पूर्व आमझर के गांव से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा मेरे भाई। आमझर का जो गांव है ना, गांव जो सुनापन छा गया था, क्यों हुआ था? अभी बताते हैं क्या कारण था सुनापन होने का, समझिएगा। आमझर के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। विस्थापन से पूर्व आमझर का गांव कैसा था? आमझर गांव में पेड़ों के घने झरमुट, साफ सुथरे, खप्पर लगे मिट्टी के झोंपड़े थे। खप्पर मतलब समझ में आया ना, खपरा। अरे टाली सुने ना आप लोग, समझ में आ रहा? आपने बुझा पा रहा है तो नहीं? टाली खपरा, जो हमने क्या महल राजमहल नहीं, हमने देहाती इलाका में है, कहीं बिचाली का घर बना ले तो कहीं टाली का बना ले तो कोई खपरा का घर बना ले। और आज भी है इस तरह से बहुत सारे ऐसे गांव जहां पे टाली खपरा का घर अभी भी मौजूद है। हम लोग गरीबी इलाके से जूझ करते हैं, ठीक है, समझिएगा। आमझर गांव में पेड़ के घने झरमुट, साफ सुथरे, एकदम साफ सुथरा था, आम के पेड़ों के थे, खपरा लगे मिट्टी के झोंपड़े थे, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था। चारों तरफ तो था, पानी ही पानी दिखाई देता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सारी जमीन एक झील हो गई है। और काफी ज्यादा जिधर हम लोग देखते थे उधर से ही हमें पानी नजर आता था। हमें लगता था कि मानो कि एक तरह का झील बन चुका है। एक अंतविहीन सरोवर हो जिसमें पेड़, झोंपड़े, आदमी, डोर डगर आधे पानी में आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हैं। मतलब आधा पानी मान लेते हैं कि पानी में हम लोग पानी के अंदर में जब जाते हैं नदी नहाने
तो देखिए आधा पानी में हम लोग जब जाते हैं तो आधा पानी, आधा बॉडी हमारे शरीर के जो है पानी के अंदर रहती है, आधा बॉडी हमारे पानी के बाहर रहती है। वही कह रहा है कि आंतरिक सरोवर हो जिसमें पेड़ झोपड़े आदमी और डोर डगर आधे पानी में आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। ऐसा प्रतीत होता था, क्या होता था? ऐसा प्रतीत होता था कि किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। विस्थापन, जो आमझर का गांव था ना, विस्थापन सुनापन आने का एक कारण ये भी था। ठीक है, बाकी आमझर से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और करवा चुका हूं मेरे भाई। एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे जाकर आप लोग जरूर देखिए। कहाँ पे मेरे भाई? यहाँ पे जाकर आप लोग को जरूर देखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोग को सब्जेक्टिव में बताया। एक बार नजर दौड़ाइएगा, वहां पे सारा चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जगधर जो था ना, सूरदास की झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी का राइटर कौन है? प्रेमचंद। सूरदास, याद रखिएगा, सूरदास, प्रेमचंद। क्या मेरे भाई? प्रेमचंद्र। कौन होगा सर? सूरदास की झोपड़ी का राइटर कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो जगधर के मन में किस तरह की ईर्ष्या जगा था? जगधर आरंभ से ही अंधे सूरदास को सुख और संतोष के साथ रहते देखकर उसे जला करता था। जो हम लोग का ये था ना जगधर, बिल्कुल जगधर जैसा ही इस दुनिया पे अधिकतर इंसान हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आपके घर के आसपास में भी होगा या नहीं? जो आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको पैर को जो ना पकड़ कर खींच कर नीचे निकाल देते हैं। ठीक है, जगधर के मन में भी ऐसा ही हुआ कि एक अंधे व्यक्ति अपने जीवन यापन को किस तरह से जी रहे हैं, हमसे बेहतर। किसको बोल रहे थे? सूरदास को। जगधर आरंभ से ही अंधे सूरदास को सुख और संतोष के साथ देखते ही उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गया। अरे तू ऐसा जिएगा, तुम्हारा आंख अंधा है और तुम ऐसा जिएगा, चलिए तुम्हारा पीछे हम लग गया। अब क्या हुआ? उसकी ईर्ष्या को आग में घी तब और पड़ गया। उसकी ईर्ष्या के आग में घी तब और पड़ गया जब उसे बातों ही बातों में भैरव में लिया था कि वह सूरदास के 500 रुपए की पोटली उड़ा ले आया था। जैसे उसको पता चला कि हमें जो पोटली चुराई थी जो जगधर ने, तो जगधर जैसे पोटली चुराई थी तो उन्होंने लगने लगा कि हमको बता दिया है कि यही चुराया है, चलिए देखते हैं। 500 रुपया पोटली उड़ा ले आया था। इस जानकारी से उसने कलेजे पर सांप लौटने लगा था कि भैरव अब चैन की बंसी बजाएगा, 2-3 दुकानों और ठेके पर लेगा। दूसरी ओर वह कितना अभागा है कि दिन रात खटता एवं खोजमा लगता है और ग्राहकों से बेईमानी भी करता है, फिर भी 2 पैसे कमा नहीं पाता है। उसकी जिंदगी अभाव में ही गुजर रही है। यही कारण है कि सोच सोचकर वह ईर्ष्या की आग में दहकने लगा था। कौन? जगधर। सूरदास की झोपड़ी के बारे में क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन मैं अभी और बता रहा हूँ, इसके अलावा और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा हैशटैग करके तो बता दीजिएगा। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया? रूप सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। भूप सिंह से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, आधुनिक उपकरणों की कमी। रूप सिंह ने पहाड़ों पर चढ़ना तो सीखा था। पहाड़ों पर चढ़ना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। आधुनिक उपकरणों की कमी के रूप सिंह ने पहाड़ों पर चढ़ना तो सीखा था, लेकिन उसके लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता थी। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको विभिन्न आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी, चाहे कभी स्टिक की आवश्यकता होगी, कभी रस्सी की आवश्यकता होगी, कभी सीट बेल्ट की आवश्यकता होगी। तो आपको आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी तभी जाकर आप अच्छी तरह से पहाड़ों पर चढ़ सकते, नहीं तो फिर आपका दुर्घटना हो सकती है। वह पहाड़ की चढ़ाई बेहद सुरक्षात्मक तरीके से करने का प्रशिक्षण लेकर आया था। वह पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके आया था, जिसमें अनेक उपकरणों की सहायता ली जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के उपकरणों की सहायता लिए जाते हैं, हेल्प लिए जाते हैं। और उस समय उसके पास इनमें से कुछ ना था, और उस समय उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। इसी कारण वह भूप सिंह के सामने बोना पड़ गया, और इसी कारण से है वह भूप सिंह के सामने क्या पड़ गया था? बोना पड़ गया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 में आते हैं सर। पहाड़ीपन की कमी। रूप सिंह लंबे समय तक अपने गांव से दूर रहता था। पहाड़ पर चढ़ते समय जब वह थक जाता था, जब जो है याद रखिए रूप सिंह जब पहाड़ पर चढ़ते थे, उस समय जब पहाड़ पर चढ़ते जाते
जब वो थक जाते थे तो भूप सिंह कहता था, तब भूप सिंह कहता था कि इतना ही पहाड़ीपन बचा है, अर्थात वह अपने असलियत को कहीं छोड़ आया था। वह विदेश जाने के बाद कई पुरानी चीजें भूल गया था। याद रखिएगा मेरे भाई, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना पड़ने का यही कारण था। अब अगर 3 मार्क्स का है, मेरे बात को समझिए, अगर 3 मार्क्स का है आपके पेपर में, आपको यहीं तक आंसर करना है। हो सके अगर ये 5 मार्क्स का डाल दिया एग्जामिनर, कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, जैकबोर्ड है, कुछ भी कर सकता है, जैकबोर्ड पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। कितना इजी क्वेश्चन, गर्मी से और लू से बचने के लिए बचने के उपाय दीजिए। क्या आप भी इन उपचारों से परिचित है? चलिए देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेखक ने पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया। जो लेखक ने, इस टॉपिक का जो लेखक है, उन्होंने बताया है किसके बारे में, तो ग्रामीण इलाके के बारे में। लेखक के पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी मोटी बीमारी का उपचार घर में ही कर लिया जाता था। आज भी हम लोग क्या करते हैं, बिच्छू काटते हैं तो हम लोग झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, और जब शहरी इलाका है उसको बिच्छू काटते हैं तो वो हॉस्पिटल दौड़ कर जाते हैं। खैर हॉस्पिटल जाना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, छोटे मोटे बीमारियां, जो गांव के लोग अपने घरों में ही उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यस या नो? लेखक ने पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी मोटी बीमारी का उपचार घर में ही कर लिया जाता है। पाठ में गर्मी तथा लू से बचने के कुछ उपाय बताएं। पाठ में बताए गए हैं कि गर्मी और लू से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 सर, प्याज द्वारा इलाज। लेखक की मां गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए उसकी धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। जब गर्मी के दिन में आते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या होता है, पानी में भीगा हुआ चावल और प्याज खाते। देहाती इलाके में से अगर कोई है तो आपको पता होगा। हाँ, आपको बोल रहा हूँ, आपको पता होगा अगर आप देहाती से है, मतलब ग्रामीण इलाके से है। तो जो इस लेखक है ना, इसमें लेखिका जो है, वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि जब भी गर्मी के दिन आती है तो एक प्याज लेती है। प्याज लेने के बाद उसकी धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती है। इससे क्या होगी कि उसको गर्मी तो लगेगी, लेकिन लू से वो बच सकते हैं। प्याज द्वारा इलाज। लेखक की मां गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए उसकी धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। पॉइंट नंबर 2, कच्चे आम द्वारा इलाज। कच्चे आम का पन्ना मतलब ना शरबत एक तरह का होता है। कच्चे आम का पन्ना लू तथा गर्मी से बचने की एक दवा थी। याद रखिएगा, जब भी हम लोग का गर्मी लगती है या लू लग जाता है तो हम लोग ग्रामीण इलाके में क्या करते हैं कि कच्चे आम को पकाकर उसका शरबत पीते हैं, या तो कच्चे आम को पकाकर उसके गांठ पूरा देह में पूरा मेल लेते हैं। यस या नो? कच्चे आम द्वारा इलाज। कच्चे आम का पन्ना लू तथा गर्मी से बचने की एक दवा थी। लेखक की मां लू से बचने के लिए आम को विभिन्न प्रकार से प्रयोग करती थी, जैसे गुड़ या चीनी मिलाकर उसके शरबत बनाए। गुड़ या चीनी, कच्चे आम को जला लिए हैं, उसके बाद गुड़ या चीनी से उसको शरबत बनाकर हम लोग पीते हैं, तो इससे हम लोग लू से बच सकते हैं। देह में लेपना। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर से धोना। मतलब अगर लू लग गया है तो कच्चे आम को पकाकर हम लोग उसको नहाते समय जिस तरह शैम्पू लगाते हैं ना, जिस तरह से हम लोग साबुन लगाते हैं, उसी तरह से लगाकर कर सकते हैं आप, अब लू को दूर कर सकते हैं। हाँ, हम सभी इन उपायों से परिचित है। प्राय हर क्षेत्र में इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है। अभी मैंने बताया था आप लोग का अपना मलबा खाओ उजाड़ो। यस या नो? अपना मलबा खाओ उजाड़ो में यही बताया था कि धरती का वातावरण गर्म हो रही है। और क्यों गर्म हो रहा है मेरे भाई, क्यों गर्म हो रहा है, इसके पीछे भी एक कारण था। मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था। कहां पे? इस आपका लेक्चर में। कौन सा? इस लेक्चर में मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताया था। यस या नो? इस लेक्चर में मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था लू से बचने के लिए या अपना मलबा खाओ उजाड़ो, हर गोविंद, सूरदास की झोपड़ी। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं दिखे, इसको देखिए, पहले सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। धरती का वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का अत्यधिक जमाव। धरती जब गर्म तब होती है जब हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किसे कहते हैं तो समझिएगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम लोगों का चिमनी से जो धुआं निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। जहां पे कोयला जलती है कार्बन मोनोऑक्साइड है। जहां पे गाड़ियां से सिलेंडर, गाड़ी के जो सिलेंडर होते हैं ना, सिलेंडर, वहां से जो धुआं निकलती है वो भी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे धरती गर्म होने का एक ही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जमाव हो जाने के कारण हमारी धरती दिन प्रतिदिन गर्म आती रही है। ठीक है, तो कहता है कि धरती का वातावरण गर्म होने का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का अत्यधिक जमाव है। ये गैसें विभिन्न स्रोतों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्सर्जित की जा रही है। मेनली अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा अगर धरती को गर्म करने का अगर कोई बताएगा कोई कॉन्टिनेंट, वो है यूरोप कॉन्टिनेंट। कंट्री, देश के नाम अगर पूछो तो अमेरिका, क्योंकि इन्हीं दो जगह पे सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां है। लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे हैं कि हम लोगों की वजह से धरती गर्म हो रही है। उन लोगों को जब असर पड़ेगा तब उन लोगों को पता चलेगा। कल कारखानों, प्राकृतिक तेल एवं गैसों से चलने वाली गाड़ियां, सुख सुविधाओं के अनेक आधुनिक उपकरणों या फ्रिज और एयर कंडीशन, एसी, जो हम लोग एसी चलाते हैं, ये भी एक तरह का गैस जनरेट करती है। हम लोग का जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ये भी एक तरह का गैस जनरेट करती है। आदि द्वारा वातावरण में बेहिसाब कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ी जा रही है। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी का वातावरण गर्म होता जा रहा है। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेवार अत्यंत समृद्ध राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है जनरेट यही करता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन में बताना भूल गया हूं, याद रखिएगा। जो संप्रेषण है, जो आप लोग संप्रेषण है, याद रखिएगा मेरे भाई, इस संप्रेषण से आपके पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएगी। तो संप्रेषण को भी आप लोग करना बहुत जरूरी है। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचना करें। लोग कहते थे मेरे भाई आपको दिलासा देने के लिए कि आपकी झोपड़ियां जल गई है, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, फिर से बनाएंगे। तो सूरदास कहता था कि एक बार जला तो क्या होगा, 2 बार जला तो क्या होगा, 100 बार जलेगी तो मैं फिर से झोपड़ी बनाऊंगा। कर्मशील व्यक्तित्व, सूरदास एक कर्मशील व्यक्ति का स्वामी है। उसे अपने कर्म के आधार पर सारे विवादों का सम्मान कर लेने का पूर्ण विश्वास है। पॉइंट 2, हार ना मानने वाला सूरदास परिस्थितियों से जूझने वाला व्यक्ति है। वह विकट परिस्थिति से हार नहीं मानने वाला इसमें से नहीं है। वो विकट परिस्थिति, सूरदास कहते थे कि जितना भी बड़ा विकट परिस्थिति आ जाए हमारे ऊपर, हम कभी भी किसी से न डरेंगे ना और कुछ, और ना ही हम परिस्थितियों से हार जाएंगे, बल्कि उनके सामना करने की मैं कोशिश करूंगा। ऐसा ही इंसान होना चाहिए जिंदगी में। सहनशीलता या कथन सूरदास के व्यक्तित्व में, सहनशीलता या सूरदास के व्यक्तित्व में सहनशीलता को भी दर्शाता है। यह मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात करती है। वो कहता है कि अरे मुश्किल मेरे सामने छोटा पड़ जाएगा, मुश्किलों से मेरा सामना करना मेरी एक क्या है, खूबी है, मेरा क्या एक टैलेंट है। तो ये क्वेश्चन सर हम लोगों का पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन में आप लोगों को संप्रेषण से करवा देता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि संप्रेषण का क्वेश्चन कैसा होता है। मेरे भाई संप्रेषण से क्वेश्चन कीजिए। संप्रेषण का एक क्वेश्चन आपके सामने पूछेगी, कैसे समझेगा। संप्रेषण का मतलब होता है, देखिए, रक्त ढरा मासूम गला, हाड़ गए भग गए सब संख, धनी सारस होई रही, मुई आई समेटू पंख। इस तरह से 2 सेंटेंस होगी और इसके बारे में आपको प्रसंग लिखना होगा और आपका व्याख्या करना होगा और सौंदर्य बोध लिखना होगा। सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं मेरे भाई, प्रसंग का स्पेलिंग गलत है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में क्या लेना है कि यह स्टेटमेंट कौन सा टॉपिक से लिया गया है और इसका राइटर क्या है, बस आपको यही लिखना है। मैं अगर व्याख्या की बात करूं तो यह टॉपिक क्या कहना चाहता है, इसको व्याख्या में लिखना है। यह क्वेश्चन मामूली से क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में संप्रेषण सा 5 मार्क्स का आएगा। इस पद में विरहनी नायिका की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह पद्मावत प्रबंधक काय के ब्रह्मसा शीर्ष के अंतर्गत संकलित है। यह कहां से लिया गया है, ब्रह्मसा से। और यह क्वेश्चन इसका आंसर वही व्यक्ति कर सकता है, वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो बुक को पूरी बेहतरीन तरीके से पढ़ चुका है, जो बेहतरीन तरीके से बुक को ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से जो स्टडी किए हैं, वही व्यक्ति इसको कर सकता है। ठीक है, अब सर ये कहां पे प्रसंग में, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रसंग में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, प्रसंग में ये कहां से लिया गया है, इसका राइटर कौन है, इतना अगर आपको लंबा चौड़ा अगर नहीं लिखना चाहते हैं, ये कहां से लिया गया है और इसका राइटर कौन है, लिख लिए। व्याख्या में आते हैं। मेन टॉपिक होता है सर व्याख्या। कभी कहता है कि पूस के महीने में इतनी सर्दी पड़ रही है, पूस के महीने में काफी ज्यादा क्या होती है, सर्दियां होती है।
मानो लग रहा है खून सूख गया है, मानो लग गया है खून सूख गया है, मांस गल गया, और हमारे जो अंदर में मांस होती है ना, मांस वो गल गया है, हड्डी शंख के समान पतली लगने लगती है। जो हमारे हड्डियां हैं, जो हम लोग को बजाते हैं ना शाम के समय शंख, वो शंख के समान हमारे हड्डियां पतली से नजर आ रही है। सारस की पत्नी चीख चीख कर कह रही है कि मैं मरी जा रही हूं, और सारस की जो पत्नी है और चीख चीख कर कह रही है कि मैं मरी जा रही हूं, आकर मेरे पंख समेट लो, और आकर मेरे पंख समेट लो, मैं मरी जा रही हूं, आके मेरे पंख समेट लो। अब आते से सौंदर्य बोध। कवि ने इस पद में विरहनी प्रिय की विरह दशा का भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग उचित रूप में किया गया है। वियोगिनी नायिका अपने कथा चकवी और कोयले के द्वारा प्रदर्शित कर रही है। यह था सर हम लोग का क्वेश्चन। संप्रेषण से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ हो या ना हो आपके पेपर में। संप्रेषण का 5 मार्क्स का, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स का पेपर में संप्रेषण का क्वेश्चन आएगा। तो एक संप्रेषण ये है जो 2020 के पेपर में पूछा गया था ये, ठीक है। बाकी और मेरे पास अगर संप्रेषण का क्वेश्चन अगर होगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कल के पेपर के रिगार्डिंग, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये था सर हम लोग का हैशटैग नंबर 2। हैशटैग नंबर 1 में ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बता चुका हूं। अगर मैं अपने से कोई से स्टूडेंट्स जो नहीं देखे तो इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट नंबर हैशटैग नंबर 3। अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, हैशटैग नंबर 3 में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।